नमस्कार। अब हमने स्टॉक ट्रांजैक्शंस को बुक करने का प्रोग्राम बना लिया है और अब हम चाहेंगे कि स्टॉक रिपोर्ट्स को बनाएं। और इस रिपोर्ट को हम इस तरह से बनाना चाहते हैं। ऊपर लिखा आ जाए स्टॉक समरी एज ऑन डेट और उसके बाद ये समरी यहाँ पर आ जाए। और आपको समझ में आ गया होगा जो हमने व्यू बनाया था जिसमें कि स्टॉक समरी आता था, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर कोई सॉर्टिंग करना चाहे तो सॉर्टिंग भी कर ले, और अगर कोई डिटेल देखना चाहे किसी एक आइटम का तो इस पर क्लिक करके डिटेल भी देख लें। और इसके अलावा अगर कोई बैक करके पहुंचना चाहे मेन व्यू पे तो मेन व्यू पे भी आ जाए। तो ये सारा कुछ हम बनाना चाहेंगे। और जैसे कि हमने रिपोर्ट्स के अंदर एक स्टॉक समरी के नाम से एक हमने वेब पेज बनाया था, उसको ओपन करते हैं और उसमें एक एक करके हम ऑब्जेक्ट्स डालने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम देना चाहेंगे H4, तो यहाँ पर हम दे देते हैं H4। और इसके अंदर क्या लेना चाहते थे हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर हम देना चाहते थे स्टॉक समरी एज ऑन डेट। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। स्टॉक समरी एज ऑन डेट। इसके बाद हम चाहते हैं कि एक ग्रिड व्यू आ जाए, और ग्रिड व्यू का हमें पता है कि डेटा के अंदर रहता है ग्रिड व्यू, तो हम इसे यूज कर लेते हैं और इसका एक मीनिंगफुल नेम रख देते हैं GV स्टॉक समरी। और अब हम चाहते हैं कि इसके बाद अगर हम क्लिक करें तो एक और व्यू आए, तो हमें दो व्यू हमें चाहिए होगा एक मल्टी व्यू के अंदर। और एक बार इसको और देख लेते हैं। इसके अंदर लेबल भी चेंज हो जाता है और इसमें वो आइटम का नाम आ जाता है कि आइटम का नाम क्या है। तो यानी कि हमें इस लेवल को भी मल्टी व्यू के अंदर लेना है। तो अब हमें मल्टी व्यू जो चाहिए वो यहाँ चाहिए। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड टूल में जाते हैं और मल्टी व्यू को ड्रैग कर लेते हैं। और इसके अंदर हमें दो व्यूज चाहिए, तो हम व्यू को ड्रैग कर लेते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक और व्यू के लिए। तो कुछ इस तरह से बन गया मेरा। अब हम चाहते हैं कि पहले वाले व्यू के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएं, तो हम इसे पहले वाले व्यू में रख लेते हैं। और अब हम चाहते हैं कि जब हम इस व्यू के अंदर क्लिक करें, यानी कि जब ये आए क्लिक करने के बाद यहाँ हम एक लेबल ले लेते हैं, लेबल को लगा लेंगे और साथ में नीचे ग्रिड ले लेंगे और एक लिंक बटन लेंगे। तो सबसे पहले एक लेबल ले लेते हैं, ये एक लेबल ले लिया और उस लेबल के बाद हमें चाहिए नीचे एक ग्रिड, डेटा ग्रिड व्यू, तो यहाँ ले लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं से GV लेजर या स्टॉक रख लेते हैं, STOCK। हम इसे स्टॉक ट्रांजैक्शन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए था, देखते हैं, बैक टू समरी, और वो भी इसी व्यू के अंदर ही चाहिए हमें। तो बैक टू समरी हम एक लिंक बटन लेते हैं, इसे लिंक बटन बोलते हैं और इस बटन को हम यूज करेंगे। और अब इनके नाम रख लेते हैं, जैसे कि लेबल का नाम रख लेते हैं LBL लेजर, और इसका लेबल बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं रखेंगे। और इसका नाम रख लेते हैं LNK बैक, और बाय डिफॉल्ट इसमें हम लिख लेते हैं बैक टू
समरी, और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हमारा डिजाइनर में देखते हैं कैसा लग रहा है देखने में। ये कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। और अब हम चाहेंगे कि इसके अंदर डेटा आ जाए, तो हम डेटा सोर्स डिजाइन करते हैं और हम डेटा सोर्स एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ODS स्टॉक समरी, और इसमें हम इसके अंदर हम चाहेंगे कि ये जो स्टॉक समरी हमारे पास था इसे लेके आए। इसे नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, तो मेरे पास अब आइटम आईडी भी आ जाएगा, आइटम का नाम आएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा और क्वांटिटी आ जाएगा। और हम इसे पेज इनेबल करना चाहते हैं, सॉर्टिंग भी करना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि इसके अंदर एक बटन ऐड करें, और इस बटन का नाम हम रखना चाहते हैं डिटेल, और इसको एज ए बटन यूज करना चाहते हैं, और इसमें एक कमांड नेम लिख लेते हैं डिटेल, जो हम पिछली बार भूल गए थे करना, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो हमने ये लिख लिया, इसे ओके कर लेते हैं, तो इस तरह से डिटेल बटन भी आ जाएगा। और अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम एक नया डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे। अब वही हम ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे ODS, और इसका नाम रखेंगे स्टॉक, क्योंकि हम इसमें स्टॉक लेजर देखना चाहते हैं, और इसमें हम यूज करेंगे स्टॉक व्यू को, और इसे नेक्स्ट करते हैं और इसे फिनिश करते हैं। और इसमें भी हम सॉर्टिंग एंड एनेबल पेजिंग कर सकते हैं, कभी अगर देखने में आसानी होता है तो। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, और हर बार की तरह इसके अंदर भी एक जो हमने क्लास रखा था उस क्लास को रख देते हैं। जो स्टाइल शीट हम यूज करते हैं उसको भी यूज कर लेते हैं। तो स्टाइल शीट हमने क्या यूज किया था, ये, तो हम इस CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम रख लेते हैं, दोनों में, इसमें भी रख लेते हैं और इसके ऊपर वाले व्यू में भी रख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से बना है। और एक काम हम अब और कर लेते हैं जो हमारे बारे भूल जाया करते थे पहले, और वो था कि मल्टी व्यू के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट 0 रखना होता है, यानी कि पहला व्यू नजर आए। तो इसका एक्टिव इंडेक्स हमने एक्टिव व्यू इंडेक्स को 0 कर लिया। यहां तक करने के बाद इसे एक बार हम, हालांकि बिल्ड करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसे सेव करने से चल जाएगा, हमने कोई प्रोग्राम तो कुछ किया नहीं है। तो एक बार देखते हैं। अब हम अपने होम कर लेते हैं पेज को, और स्टॉक रिपोर्ट में देखते हैं क्या आता है। अब जैसा सोचा था वैसा कुछ आने लगा है। जैसे कि अगर हम देखें, डिटेल, आईडी, नेम, इस तरह से आ रहा है, और UOM एंड क्वांटिटी आ रहा है। पर अब हम इसे चेंज करना चाहेंगे, तो हमें पता है इसे हम कैसे चेंज करते हैं। हम जाते हैं अपने इसके कॉलम्स को एडिट करते हैं, और हमें पता है कि आइटम नेम लिखने के लिए आइटम और नेम के बीच में स्पेस देते हैं, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए हम बेशक लिख सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इस तरह से, और क्वांटिटी लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें हमने क्वांटिटी लिखा है, दैट इज करेक्ट, तो हमने ये कर लिया है क्वांटिटी। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, और ये राइट अलाइंड है, ये भी राइट अलाइंड है, ये लेफ्ट अलाइंड है, और ये लेफ्ट अलाइंड है, और ये भी लेफ्ट अलाइंड है। लेकिन हमारे केस में सब कुछ लेफ्ट अलाइंड है।
तो हम इसके अलाइनमेंट को करते हैं। तो इसके लिए हमें वही दोबारा से जाना पड़ेगा इसके कॉलम एडिट पे, और अगर इस पे हम जाते हैं तो हमें नीचे की तरफ इसके स्टाइल्स मिलते हैं, जो कि आइटम स्टाइल्स, यानी कि इसके लाइन आइटम्स की बात कर रहे हैं, और इसमें हमें अलाइनमेंट मिलती है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हम चाहते हैं राइट हो जाए, तो अभी देखिए राइट में चला गया है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले को भी एडिट करूं, यानी कि आईडी को, तो आईडी को भी कर लेते हैं आइटम स्टाइल, और इसके अंदर जाके हम इसे राइट अलाइन कर देते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। इसे सेव कर लेते हैं और इसे एक बार व्यू करके देखते हैं कैसा नजर आता है। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसा सोचा था वैसा आने लगा है। अब हमें डिटेल का बटन बनाना है, इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो हमें पता है हम इसे फिलहाल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोग्रामिंग की नहीं है। तो अब हम फिर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि हमें एक रो कमांड क्रिएट करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर उसने क्रिएट कर दिया है, और अब हम चाहेंगे कि जो हमारे पास स्टॉक के लिए जो प्रोग्राम था, इसमें जाके हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और सबसे पहले तो हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और इसे स्टॉक समरी में हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और इसको ठीक करते हैं। अब इसमें हमें क्लियर डाटा का कोई मतलब नहीं है, ये तो हम लेंगे ही आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पर हम जीवी हम स्टॉक समरी लेना चाहेंगे। इसके अंदर हम एक चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, ये बड़ा हैंडी होता है और काम आता है। तो हम एक इसके अंदर हम यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, इस लाइन पे भी रख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ रख लेते हैं बेशक, और हिडन फील्ड, और इसका नाम हम रख लेते हैं HFID, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही रख लेते हैं। और अब हम अपने प्रोग्राम में जाते हैं, HFID आ जाएगा, और अब हमें ये सब हटा देते हैं, इतना कुछ नहीं चाहिए। और जैसा कि हम हर बार करते हैं, एक डेटा सेट का यूजिंग स्टेटमेंट देना पड़ता है, system.data, तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक क्वेरी लेके आए, जिसमें कि एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम इसका डेटा सेट ओपन करते हैं, जिसमें मेटा डेटा होता है। अब आप कभी सोचेंगे कि मैं कई बार मेटा डेटा वर्ड बोलता रहता हूँ, ये मेटा डेटा है क्या? मेटा डेटा का डेफिनेशन है कि इट इज समथिंग अबाउट डेटा, दैट इज अ सेट ऑफ डेटा विच टेल्स अबाउट डेटा। अब इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो ये आइटम मास्टर है, दरअसल में ये अगर आपको डेटा दिखता है इस तरह से, ये किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। किस डेटा को रिप्रेजेंट करता है? वो इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इनके हेड्स के नाम यहां डिफाइंड है, तो हम इसे बोलते हैं मेटा डेटा। दैट इज डेटा अबाउट डेटा, जो कि आपने अभी देखा था क्वेरी में करते हुए जो डेटा आया था हमारे पास। सो दिस इज डेटा अबाउट डेटा, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा।
अब हमें चाहिए आइटम का नाम। आइटम का नाम हमें इसलिए चाहिए ताकि हम स्टॉक समरी में आइटम का नाम दे सकें। तो इसमें हम आइटम नेम ले लेते हैं और ये कहाँ से आएगा? ये आएगा फ्रॉम टेबल का नाम है हमारा। देख लेते हैं टेबल का नाम क्या है, आइटम मास्टर। तो हम चाहेंगे कि आइटम मास्टर से आ जाए। और उसका आईडी क्या होगा, जो अभी हमने HFID में रखा है। और उस आइटम आईडी जो आएगा, मास्टर का नाम, आइटम का नाम, उसे हम कहाँ रखना चाहते हैं? एक बार इसकी रिपोर्ट को दोबारा देख लेते हैं। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर इस तरह से लिखा आता है। मैं एक बार बैक कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर लिखा आता है और इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा नहीं आता है। तो हम चाहेंगे कि ये भी आ जाए और साथ में यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आ जाए। एक बार देख लेते हैं, UOM ही है, ठीक है। तो इसमें हम छोटे अक्षर में लिखें चाहे बड़े अक्षर में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्ट्रिंग है तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक लेबल डिफाइन किया है लेजर, इसके अंदर आ जाए जो डेटा सेट के अंदर हमने जो पहला रो है उसके आइटम का नाम, और साथ में यहाँ नीचे लिख लेते हैं और इसे कॉपी भी कर लेते हैं। और साथ में हमें चाहिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस देना चाहेंगे और एक इस तरह से करना चाहेंगे। तो अब इसका आइटम का नाम आएगा और इस तरह से ये लिखाएगा। अब एक बार और देख लेते हैं, इसमें लिखा आता है स्टॉक लेजर फॉर आइटम दिस, ये भी हम जोड़ना चाहेंगे तो हम इसे भी लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी एक स्पेस दे लेते हैं और इसमें लिख के यहाँ पर एक प्लस का निशान लगा के एंटर कर लेते हैं ताकि कॉन्केटिनेट होने में सही दिखे। अब ये इस तरह से हम चाहते हैं कि लेजर के अंदर ये आ जाए। इसको एक बार हम चला के देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। इसको रिबिल्ड कर लेते हैं और यहाँ CN एडिट लिखा है और हमने वहां लिखा था CN डिटेल, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कमांड नेम जो है मेरा CN डिटेल है। तो इसको एक बार फिर बिल्ड कर लेते हैं। ये बिल्ड कर चुका है, एक बार और अभी बिल्ड कर रहा है। बिल्ड सक्सीडेड। अब इसको एक बार व्यू करके देखते हैं कैसा लगता है देखने में। तो हम अपने डिटेल पे क्लिक करें और देखें। इसके डिटेल में क्लिक करते हैं। अब इसके डिटेल में क्लिक करने से हमें यहाँ कुछ इस तरह से डेटा आया है। अब हमें चाहिए क्या था? हमें तो ऐसे चाहिए था आईडी, डेट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट एंड इश्यूड टू। अब एक तो ये आ गया कि ये डेट हमें इस तरह से नहीं चाहिए, इसका सोल्यूशन हमें मालूम है। और यहाँ डेट लिखा चाहिए, यहाँ आइटम नेम लिखा चाहिए। हमें नहीं चाहिए आइटम नेम, तो उसको भी हटाना हमें आता है। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी नहीं चाहिए हमें, ऊपर यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए। क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी, और डिपार्टमेंट का नाम और इश्यूड टू चाहिए। और एक और प्रॉब्लम है कि इसमें तो हर एक आइटम आ चुका है, हमें चाहिए कि इससे फिल्टर हो जाए सिर्फ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फिल्टर वाला काम करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मेटा डेटा है, जहां डेफिनेशन है, जहां से हमने इस डेटा को कॉल किया है, यहां पर हम एक क्वेरी ऐड करेंगे। पहले ऐड करेंगे और इसमें हम नेक्स्ट करेंगे। हमें इसमें कहता है कि सेलेक्ट विच रो यूनिट रिटर्न, हमें रिटर्न करने हैं कुछ रोज। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम कुछ रोज रिटर्न करें और उसके लिए हम क्वेरी बिल्डर में कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका आईडी
जो हम भेजेंगे प्रोग्राम रन करते वक्त वो यहाँ रिकॉर्ड हो। उसके लिए हम @ और ID लिख सकते हैं या जो भी नाम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये इस तरह से आएगा वेयर कंडीशन और एक पैरामीटर के लिए @ होता है और ID आएगा। इसे हम नेक्स्ट करते हैं और इसका आएगा fill by and get data by करते हैं। अब इसने आपके लिए एक और सेट ऑफ मेथड तैयार कर दिया है जिससे कि आप गेट कर सके किसी ID के अगेंस्ट में। इसे हम सेव करते हैं और अब इसे हम बिल्ड भी करेंगे एक बार ताकि इसके क्लासेस जनरेट हो जाएं। रिबिल्ड कर लेते हैं। अब स्टॉक समरी में जाते हैं। अब हमें पता है कि जो ID हमें चाहिए वो यहाँ पर है। अब हम एक काम करेंगे, जो हमने ODS बनाया था इसमें हम डेटा को फिल्टर करेंगे। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे डेटा सोर्स को दोबारा से। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं और अब हमें ये चूज करना चाहते हैं हम कि गेट बाय वाले मेथड को। अब गेट बाय वाले मेथड को करने के बाद ये पूछता है कि यहाँ तो आपने पैरामीटर मांगा हुआ है कुछ, तो पैरामीटर कहाँ से आएगा, इसका सोर्स क्या है। इसे क्लिक करते हैं। हमने कहा है कि हम कंट्रोल यूज करना चाहते हैं, यानी कि यूजर कंट्रोल यूज करना चाहते हैं। तो उस कंट्रोल का ID क्या है। अब हमने इसका ID रखा था HFID और बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू हमने 0 रख दिया। मान लीजिए कि अगर कोई डाटा ना आए तो 0 ही रहे और इसे हमने फिनिश कर दिया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब ये कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे हम दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं और अब हम चाहेंगे कि इस पे क्लिक करते हैं। अब इसके क्लिक करते ही एक रिकॉर्ड लेके आया। अब इसमें इसको 2 रिकॉर्ड लेके आना चाहिए था, एक क्यों लेके आया है वो भी देखते हैं। इसमें ID पे कर दिया जबकि हमें करना था आइटम ID और इसमें आइटम ID नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें आइटम ID हमें चाहिए तो इस व्यू को चेक करते हैं, क्या इस व्यू के अंदर आइटम ID है। इस व्यू के अंदर हमने आइटम ID को कॉल नहीं किया था स्टॉक ट्रांजैक्शन में से, तो हम इसके अंदर इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसे सेव कर देते हैं और बेशक एक बार रन करके देख लेते हैं कि आइटम ID आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आइटम ID आ रहा है, या आगे आए चाहे पीछे आए, कोई कहीं भी आए बट आ रहा है। तो इसे हम एक बार क्लोज कर लेते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यानी कि इसी क्वेरी को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगर एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो ये देखिए आइटम ID आ गया। तो अब इन दोनों में ही आइटम ID आ गया होगा। अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं दोबारा से और अब इसमें यहाँ से करें चाहे हम यहाँ से करें। अब इसमें इसकी जगह हम चाहेंगे कि ये आ जाए आइटम ID के आगे। ओके कर देते हैं। नाउ आइटम ID इज इक्वल टू ID जो हम भेजेंगे वहां से। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं और इसे अब हम फिर सेव कर लेते हैं और इसे कंपाइल भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी इसको बनाया तो मैंने कहा था कि आपको बिल्ड करना ज़रूरी होता है। इसे हम बिल्ड कर चुके हैं। अब इसके बाद इसको हम एक बार और करके देखते हैं। अब इसमें 3 एंट्रियां आ रही हैं, बिल्कुल सही आ रही हैं। अब इसे हम रिटर्न टू बैक टू समरी हमने किया नहीं था, इसे भी कर लेते हैं। उसके लिए हम इस पे डबल क्लिक करते हैं जिससे कि एक मेरे लिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना देगा और इसमें हम लिखेंगे रेस्पॉन्स, सॉरी माफ कीजिएगा, अब हमें लिखना होता है इंडेक्स व्यू टू 0, क्योंकि हम दूसरे व्यू को लेके आना चाहते हैं।
और हम चाहेंगे कि HFID जो है वो उसका वैल्यू 0 हो जाए, माफ कीजिएगा, वैल्यू इस तरह से। तो इसको भी एक बार बिल्ड कर लेते हैं दोबारा से और स्पेस को हटा देते हैं एक बार, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बैक टू समरी पे क्लिक करते हैं। अब दोबारा से देखते हैं एक बार और, अब इसको देखते हैं, कुछ नहीं आया इसका क्योंकि कोई एंट्री नहीं है इसका। इसमें 2 एंट्रियां हैं हमारे पास। अब ये मेरा काम करने लगा है। अब हमें चूंकि ये नाम नहीं चाहिए और हमें डेट चाहिए, इसको कर लेते हैं एक बार। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ तो नाम चाहिए, हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन की जगह डेट चाहिए। ठीक कर लेते हैं इसको। और हमारा ग्रिड व्यू ये है। सबसे पहले इसे हम करते हैं ठीक। हमें इसका नाम चाहिए डेट और हमें यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपको याद होगा हमने लिखना था दिस ब्रैकेट बिगिन एंड क्लोज एंड देन 0 कॉलन dd माइनस, हमें डेट ऐसे लिखना चाहते हैं कि dd माइनस mm कैपिटल में लिखिएगा और स्मॉल में yy इस तरह से। तो ये इस तरह से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ये हो गया। अब हम आइटम का नाम नहीं चाहते हैं तो इस आइटम के नाम को यहाँ से हटा देते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं। ये हमें राइट अलाइंड चाहिए तो हम इसको आइटम स्टाइल में जाके और हॉरिजेंटल में राइट अलाइन कर देते हैं इस तरह से। और डिपार्टमेंट नेम हमें इस तरह से चाहिए था और इश्यूड टू हमें इस तरह से चाहिए था। और अब ये मेरा काम हो गया है। अब इसे हम फिर सेव करते हैं और एक बार फिर व्यू करके देखते हैं कैसा लगता है देखने में। यानी कि अब मैं इसे फिर क्लिक करता हूं तो कुछ ऐसा लगता है देखने में। अब इसे हम बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा कलर कर लेते हैं और थोड़ा सा गैप बना देते हैं। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये वैसे सही तरीका नहीं है, इसके लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे लेटर ऑन। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस कंटेंट के अंदर एक BR डाल देते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर अगर H4 लिखते हैं, जैसे स्टॉक लेजर, जैसे हम लिख देते हैं H4 एंड देन इसमें लिख देते हैं स्टॉक लेजर और स्टॉक समरी या स्टॉक रिपोर्ट लिख देते हैं। तो ये एज ए हेडर ऊपर आएगा और कुछ इस तरह से रिपोर्ट आएगा ऊपर लिखा हुआ। और अब हम चाहेंगे कि इसकी हम कुछ क्लासेस यूज करें, तो एक बार देखते हैं कौन सा क्लास यूज कर सकते हैं हम bootswatch.com में चले जाते हैं, 3rd वर्जन में चले जाते हैं और बाय डिफॉल्ट सेरोलिन थीम को ही ले लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि लेबल्स कैसे लगते हैं देखने में। वैसे ही एक हम कोई क्लास यूज कर लेते हैं लेबल का। अगर हम बटन जैसा दिखाना चाहें तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं ग्रीन कलर में। तो हम ऐसे करते हैं, फिर से इसको यूज कर लेते हैं। तो अब इस लेजर के CSS क्लास के अंदर हम इसे यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, देखते हैं कैसा लगता है देखने में। सेव कर लिया और अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं और इसे एक बार बैक टू समरी कर देते हैं और फिर दोबारा से इसको कर लेते हैं। डिटेल कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो बुरा भी नहीं लग रहा है देखने में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हम समरी बनाते हैं, उसके डिटेल्स को देखते हैं और बैक कैसे जाएंगे
तो आज के लिए तो इतना ही है और इसके बाद वाले वीडियो में हम इसमें कुछ चीज़ें और करेंगे जो कि हमारा सम अप होगा इस एपिसोड के सीरीज़ का। इस सीरीज़ का सम अप हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे जिसमें हम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे कि इस आइकन को कैसे चेंज करेंगे, जो फेवरेट फेवी आइकन होता है, कुछ ऐसा आइकन हम बनाएंगे अपना और उसे लगाएंगे। और भी कई सारी चीज़ें जो हम, जैसे कि अभी हमारे पास आइटम मास्टर के अंदर थोड़े से आइटम हैं अगर आप देखें, और कई बार ऐसा चैलेंज आता है कि हमें अपलोड करना पड़ता है डाटा किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम से इस सिस्टम के अंदर। तो उसे हम सबसे आसान तरीके से कैसे अपलोड करें डेटा? वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं, बट हम सबसे आसान तरीके से करना चाहेंगे, उस तरीकों को हम देखेंगे। और इस तरह की कुछ चीज़ें हम और भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले बार तक के लिए नमस्कार।